बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान में मौजूद बैनुल-अक़वामी मेडिकल सेंटर्स और चीन पाकिस्तान जॉइंट लैब जैसे मनसूबों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए और ज़मन में पाकिस्तान और चीन के माबैन शराकत दारी को मज़ीद तौसीह दी जाएगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, भारत ने दरिया चनाब में फिर 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। पंजाब में बड़े सैलाब का खदशा है। मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अल्लाह ताला रहम करे। ये भी चंद रोज़ मज़ीद बारिशें और सैलाब और इसमें तबाहकारियाँ हैं, तो इसके ऊपर हम अपनी बात करते रहे हैं और इसको आगे भी देखते हैं कि कहाँ पे सूरत जाती है और किस तरह हम काबू पाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो इसमें जो बदमज़गी है, वो बदमज़गी क्या जो अलमिया है, वो ये है कि इसमें भी इल्ज़ाम तराशी हो रही है कि जी उसकी सोसाइटी नहीं है तो इसकी सोसाइटी बच जाए, तो उसकी नहीं है तो ये बनी थी तो ऐसे बनी थी। एक जो पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो वो जिसमें मतलब जिसने इसको इजाज़त दी नहीं, इसने इसको दे दी, इसको दे दी, उससे तो होल सिस्टम इज रिग्ड, करप्ट सिस्टम। इसका आवाम से कोई ताल्लुक है ही नहीं, डिसकनेक्टेड टोटल। और एक तरफ आप वो जो मैं फिर अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा पाकिस्तान को सफारती महाज पे, दिफाई महाज पे, टेररिज्म के अगेंस्ट अब आगे जाते देख रहे हैं, वहाँ पर ये इकोनॉमिक टेररिज्म जो कि मैन मेड ग्रीड, ये जो कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, इधर से उधर, ये पूरा जो सिस्टम है, ये मुल्क को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुल्क इससे आगे, पाकिस्तान इससे आगे निकल गया कई महाजों पे। लेकिन सोशल अनरेस्ट, तबाहकारियाँ, ये पैसे की करप्शन, ये इस पार्टी से उस पार्टी, वो उसकी स्कीम थी, इसकी नहीं थी, वो कच्ची आबादी भी तो किसी की स्कीम थी ना। वो कच्ची आबादियाँ जो बह रही हैं, जो देहात बह रहे हैं, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी के खाते में आते ही नहीं है, क्योंकि वो गरीब गुरबा हैं, झुगी हैं उनकी, वो मजदूर हैं, उनके मवेशी मर गए हैं, उनके घर लुट गए, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना। वो मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो कितने देहात हैं, उन देहातों के नाम भी नहीं है कहीं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम सबको पता है, मगर वो देहातों के जो रहने वाले हैं, उन देहातों के 600 देहात, 400 देहात, 400 देहात, 500 देहात, इस तरह नंबर वाइज चल रहे हैं। उनमें कितने लोग कहाँ रहते थे, क्या गुजरी उन पे, उसमें किसी को उनका जिक्र नहीं है। और ज़ाहिर है, हमारे यहाँ मैं आज देख रहा था, एक ऑफिसर जो है उनकी डेथ हो गई अचानक। वो 4 दिन से सर्व कर रहे थे पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे, यंग एज में उनकी डेथ हुई। तो वो भी एक्सट्रीम प्रेशर में है इस वक्त। जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये और ये मुल्क जल्द से जल्द निकले इस कुदरती आफत से भी और मैन मेड क्राइसिस से भी, और ब्लेम गेम ख़त्म हो। अच्छा, दूसरी बात है वो ये है कि 3-4 मामलात ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा उलझ गए, यानी इतना उलझ गए हैं कि उनको अब कैसे उनकी जो उलझन है वो कैसे ख़त्म होगी, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। और मैं सिर्फ आपको एक बात यहाँ पे ये बताऊँ कि मैं ज़रा वॉशिंगटन पोस्ट से अगर मैं शुरू करूं, उसमें आज एक बड़ा तफसीली आर्टिकल है और उसमें एक्सक्लूसिव, और वो जो है वो हम फर्स्ट से शुरू कर दें अगर वॉशिंगटन पोस्ट। अच्छा, वो जो है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेट। अच्छा, अब ये जो है ये गज़ा के हवाले से वहाँ पे एक प्लान पेश किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, गज़ा रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट। गज़ा रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट, यानी ये अल्फाज हैं, ये एब्रीविएशन है ग्रेट का, ग्रेट ट्रस्ट, ठीक है। और फ्रॉम अ डिमोलिश इरानियन प्रॉक्सी टू अ प्रॉस्परस इब्राहिमिक अलाई। अच्छा, ये जो अब ट्रस्ट है, ग्रेट ट्रस्ट, ग्रेट से मतलब है कि गज़ा रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट, ये एक प्लान पेश हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और वो जो प्लान है उसके जो चंद कलीदी उसकी बातें हैं वो ये हैं कि कंस्ट्रक्शन, इसमें ग्रेट ट्रस्ट होगा, ये फंडामेंटली गज़ा को ट्रांसफॉर्म कर देगा मुकम्मल तौर पे और इंटीग्रेट कर देगा एब्राहिम फैब्रिक और ब्रॉडर आईमैक इनिशिएटिव में।
यूएस लेड मल्टीलेटरल कस्टोडियनशिप होगी इसकी, यानी ट्रस्ट का जो मजमूई तौर पे इसकी मलकियत होगी वो जाएगी अमेरिकन के पास, और फिर उसमें रिफॉर्म पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नेंस होगी। अच्छा, यह 10 साल लगेंगे इसको। अच्छा, इसमें 70 से 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी और कोई 65 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, और इसमें 10 मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनेंगे। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये इसमें अमेरिकन, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अमेरिकन चूँकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को पसंद आ रहा है कि बाहर से ही इन्वेस्टमेंट होगी। 10 सालों में वो 4 गुना इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे, और इसकी फंडिंग हो जाएगी फ्यूचर वेल्थ फंड फॉर गज़ा और फाइनेंशियल ROI, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये टैक्सेस वैक्सेस, सारा का सारा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स होंगे इसके, ये वो सारा। और ये पूरा एक प्लान जो है ये पेश कर दिया गया, और ये प्लान जो है वाशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया। अच्छा, अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग 2-4 बातें हैं वो इसमें ये हैं कि एक तो इसके ऊपर वाइट हाउस से जब पूछा वाशिंगटन पोस्ट ने तो उन्होंने कहा आप स्टेट डिपार्टमेंट से पूछें, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको जवाब नहीं दिया, इसको ऑफिशियली अमेरिका ने ओन नहीं किया। लेकिन ये सारा का सारा इस मजमून के मुताबिक ये उन्होंने बनाया है, जो कि इससे पहले गज़ा जो गज़ा फूड प्रोग्राम्स और ये सारे जो पिछले दिनों ये सारा जो वहाँ पे जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स घुस गई थी अंदर, और ये प्लान था, और ये बड़ी हद तक जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो रिवेरिया का जो प्रोजेक्ट था कि तमाम फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल दिया जाए गज़ा से और वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन की जाए, ये उसके मुताबिक है। अब इसमें ये मंसूबा ये पेश किया गया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि 10 साल के लिए जो है पहले इसराइल दाखिल होगा अंदर, जो कि अगले 24-48 घंटों में इस बात की इतलात हैं कि इसराइली फ़ौज अंदर दाखिल हो जाएगी गज़ा के, और गज़ा की पट्टी में दाखिल हो जाएगी, और तेज़ी के साथ अगले 1 या 2 हफ्तों में वो गज़ा को उन्होंने हर हाल में हमास का ख़ात्मा करना है, ठीक है, वहाँ से जीत के ही बाहर निकलना है, वरना ये बिल्कुल, और मतलब इस वक्त जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल है कि वो मतलब बस दाखिल होना है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि दाखिल होना है, और अमेरिकन इसको ऑन नहीं करेंगे, वो रुको रुको, ये करो वो करो। तो एक तब उनको फ़ौज कह रही है कि हम दाखिल होंगे तो हम बूबी ट्रैप हो जाएंगे, मारे जाएंगे, टाइम हमारे पास थोड़ा है। मंसूबा क्या है, जो अकॉर्डिंग टू वाशिंगटन पोस्ट प्लान ये है कि एक ट्रस्ट कायम हो जाएगा, और वो ट्रस्ट जो है वो यहाँ से सारे फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल दिया जाएगा गज़ा से। उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, या वो गज़ा छोड़ दें, या फिर ये है कि 6 से 8 ब्लॉक्स उनके लिए मखसूस कर दिए जाएंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एक तरह से प्रिजन्स होंगे, वहाँ पे उनको महदूद रखा जाएगा, बाकी सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर 8 से 10 मेगा प्रोजेक्ट्स बनेंगे बड़े बड़े, जिसमें मल्टी डायमेंशनल इसमें प्रोजेक्ट्स होंगे। इसमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब्स हैं, टेक्नोलॉजी के हब्स हैं, होटल्स हैं, इसमें बहुत कुछ है, हाईवेज़ हैं वगैरह वगैरह। एक मॉडर्न सिटी बनेगा, और उसमें जो है वो मतलब ऐसा होगा कि उसको इलॉन मस्क के दौर में हुआ था, लेकिन मस्क नहीं होंगे तो चलें कोई और आ जाएगा, लेकिन 12 आइलैंड्स बनेंगे और सारा कुछ होगा। और उसमें जो है वो जितने लोग वहाँ से जाएंगे उनको मुख्तलिफ जगहों पे बसा दिया जाएगा, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे बसाया जाएगा। अच्छा, अब कहाँ बसाया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हो सका, क्योंकि पहले इंडोनेशिया से बात हुई थी तो वहाँ पर बात आगे नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद सोमालीलैंड, तो सोमालीलैंड को तो दुनिया तस्लीम नहीं करती। फिर उसके बाद ये है कि लीबिया में तो 2 हुकूमतें हैं, साउथ सूडान में तो खाना जंगी हो रही है। तो ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ से बात हुई तो वहाँ से कहीं से कोई जवाब आया नहीं, लेकिन ये प्लान ये है कि बहरहाल इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अरब ममालिक में अच्छा, अब अरब ममालिक की आपको बताता हूँ, बाकी मुल्कों की पहले ये प्लान पे बात करें। जितने लोगों को निकाला जाएगा उनमें से हर फ़लस्तीनी को $5,000 कैश दिए जाएंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो, मतलब अगर 5 अहले खाना है तो हर एक को $5,000 दिए जाएंगे। उसके बाद 4 साल तक उनको जहाँ पे भी उनकी रिहाइश होगी उनको किराया दिया जाएगा 4 साल का, और 1 साल तक
उनका खाना पीना जो है वो फ्री होगा, ठीक है, खाना पीना इलाज उनका फ्री होगा 1 साल तक, और उनको $5,000 दे दिए जाएंगे और उसके बदले वो अपनी ज़मीन छोड़ देंगे, और दुनिया में जिस जगह भी उनका नंबर अलॉट होगा टोकन, उनको वहाँ जाके आबाद कर दिया जाएगा। अब वो फ्लैट होंगे, अपार्टमेंट होंगे, खेमे होंगे, क्या वो बस उन्होंने वहाँ से निकलना है। दूसरा रास्ता ये कि वो गज़ा के अंदर ही वो जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे वहाँ पर वो रहेंगे आके, उनको बंद कर दिया जाएगा और इस दौरान रिकन्स्ट्रक्शन होगी। जो अगले कुछ अरसे में इजरायली अथॉरिटी पूरा कब्ज़ा करके, इसराइली फ़ौज पूरे गज़ा पे कब्ज़ा करने के बाद हैंड ओवर कर देगी इस ट्रस्ट को, ये जो ग्रेट ट्रस्ट है जिसके सरबराह प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। लेकिन इसमें जो है वो दूसरे मुल्कों को फिर कहा जाएगा, अच्छा इनिशियली ये होगा कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होगा, इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होगा कि हमने, और इसमें वो लॉ अप्लाई होगा कि जिसका कब्ज़ा है ये उसकी ज़मीन है। एक ये भी लॉ है कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि जिसका कब्ज़ा हो गया जिस जगह, वो उसी की ज़मीन कहलाती है। तो इसराइल कब्ज़ा कर लेगा, उसकी ज़मीन बन जाएगी। उसके बाद वो अमेरिका से एक मुआहदा करेगा कि ये ज़मीन जो है हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से दे रहे हैं कि 1 साल तक जो इजरायली फ़ौज है वो उसकी सिक्योरिटी लेगी, फिर वो पीछे हो जाएगी, और 10 सालों में अमेरिका जो है फिर ये जो ट्रस्ट कायम हो जाएगा, इसमें अरब ममालिक को, यूरोप को, बाकी सारी दुनिया से कहेगा कि इसमें पैसे डालें आप आके, उनकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वो इसमें तरक्की करेंगे, और श्योरिटी होगी कि 10 साल में वो जितना पैसा जो भी मुल्क इन्वेस्ट करेगा उसको 4 गुना उसका वापस मिल जाएगा 10 सालों में, ये जो फिजिबिलिटी प्लान बनाए। सही, ठीक है, और इसके साथ ही ये 2 रियासती हल जो है ये दम तोड़ जाएगा फौरी तौर पे। अच्छा, ये वो प्लान है जो कमोबेश इससे पहले भी आया था, इससे पहले भी आया था जब नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उसके बाद किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन की मुलाकात हुई थी, और उन्होंने इस प्लान को रद्द कर दिया था। ये रिवेरिया जो प्लान है इसको रद्द कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद फिर अरब ममालिक का इजलास हुआ था, और अरब ममालिक ने तस्लीम किया था उस प्लान को जो कि इजिप्ट की तरफ से पेश हुआ था, और फिर उसको OIC ने अडॉप्ट किया था, और फिर उसमें चाइना, रशिया, बाकी सारे ममालिक भी उसके जामिन बन गए थे, ईरान, तुर्किया, सब। अब ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो एक कोने में खड़े होके, एक उनका, जिन्होंने ऑफिशियली इसको ऑन नहीं किया क्योंकि स्टीव विटकॉफ भी इसको पब्लिकली रद्द कर चुके हैं, लेकिन एक उनकी तरफ से पहले तो जुमला आया था, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब वो ये प्लान है तो इसको तो अरब ममालिक रद्द कर चुके हैं जी। अब अगर अरब ममालिक रद्द कर चुके हैं तो अरब ममालिक का इस पर क्या रिस्पांस होता है, क्योंकि ये रिस्पांस तो ये प्लान तो पहले आ चुका है ना, इसी के ऊपर तो रद्द हुआ, इसी के ऊपर तो फिर वो अरब प्लान आया था मुतबादिल, और उस मुतबादिल प्लान में अरब ममालिक तैयार हो गए थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कि हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर ये भी तैयार हो गया था कि कौन कौन सा अरब मुल्क वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजेगा, किस तरह से वहाँ पे एक इंटरिम फ़लस्तीनी अथॉरिटी या जो भी टेक्नोक्रेट्स होंगे जो जिन पे सब फ़लस्तीनियों को इत्तेमाद होगा वो सारे वहाँ जाएंगे। और यही वो बात थी जो हमास से की थी स्टीव विटकॉफ साहब जब आए थे, तो ये कि आप कैदी छोड़ दें और इसको आगे बढ़ाते हैं, और यही वो बात थी जो कतर और इजिप्ट और बाकी सारे अरब ममालिक पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि जी वो प्लान सारा फाइनल हो गया है, लेकिन ये कि इसको, लेकिन ये अचानक ये बात उस वक्त सामने आई जब हमें टोनी ब्लेयर दोबारा उस मीटिंग में नज़र आए, और साथ ही उस मीटिंग में हमें जेरेड कुशनर तो चले होंगे, लेकिन रोलॉन डेमर की मौजूदगी इसराइल की भी बड़ी अजीब थी कि फ्यूचर प्लान बन रहा है, तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पर अब एक सकूत खामोशी छा गई है, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं, जो 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो किसी भी आप समझें कि कमिटमेंट या किसी प्रॉमिस या किसी बात में ये उनके ख़िलाफ़ हैं। पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास और उनका डेलीगेशन, उनको अमेरिका जाने से रोक दिया गया है कि वो जनरल असेंबली के इजलास से खिताब नहीं कर सकते, इसमें शरीक नहीं हो सकते। और इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है 1988 में, 1974 में तो ये PLO को इजाज़त मिल गई थी ना, लेकिन यासिर अरफात का वीज़ा रोक दिया था 1988 में। अमेरिका ने कहा था कि यासिर अरफात नहीं आ सकते न्यूयॉर्क जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए। तो उस साल 1988 में तमाम जो जनरल असेंबली का इजलास था वो न्यूयॉर्क के बजाय जेनीवा शिफ्ट हो गया था।
यानी वो उस साल इजलास जो हर साल जो न्यूयॉर्क में होता है, 1988 का इजलास जो था, वो तमाम इजलास अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि हम इसको जेनीवा शिफ्ट कर रहे हैं। उस साल वो इजलास ही जेनीवा में हुआ था और यासिर अरफात गए थे जेनीवा। ये मैं उस 1988 के ये 7th अगर मैं कोट करूं न्यूयॉर्क टाइम्स, तो यूनाइटेड नेशंस ने वोट कर दिया था जनरल असेंबली ने, वोट्स टू मूव सेशन टू जेनीवा। ये जेनीवा तमाम का तमाम जो इजलास था जनरल असेंबली का, वो जेनीवा शिफ्ट हो गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये इतना ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू है कि इस इशू में ये यानी यूएन वोट कर गया था कि जी हम जेनीवा शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि इजलास ही जेनीवा हो गया था, उन्होंने इजलास ही नहीं किया था। और ये क्योंकि जो इस अक़वाम मुत्तहिदा का जो बुनियादी ढांचा है, उसके रूल्स के मुताबिक वो दूसरे मुल्कों पे अप्लाई होता है, अमेरिका पे अप्लाई होता है। तो अब ये कैसे वीज़े रिजेक्ट हुए? क्योंकि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको यूनाइटेड नेशंस और इस तरह की बॉडीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उन्होंने कहा नहीं है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये अमेरिकन सॉइल है, ख़त्म हो गई बात। तो ये उन्होंने वीज़े उड़ा दिए। अच्छा, अब इसके ऊपर भी खामोशी है, और ये चूँकि रिपोर्ट सिर्फ वाशिंगटन पोस्ट में आई है और इसराइल की मीडिया ने फिर इसको उठा लिया है, इस ग्रेट ट्रस्ट आइडिया को, जिसके मुताबिक ना 2 स्टेट सोल्यूशन है और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालना है गज़ा से, और फिर जितने कॉन्ट्रैक्ट और अमेरिका उसको ले लेगा, और फिर अमेरिका आगे एक ट्रस्ट बनाएंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप उसके हेड होंगे, और फिर उसके बाद वो ट्रस्ट दूसरे मुल्कों से कहेगा कि आप इसमें पैसे डालें और फिर यहाँ से मुनाफा हासिल करें। ये अरब प्लान की निगेशन है, लेकिन इसके ऊपर एक अरब रद्द-ए-अमल ने आना है। मैंने उससे पहले बात की ना कि अरब रद्द-ए-अमल इसके ऊपर कैसे आएगा, वो अब देखना है। क्योंकि जो आज इसराइली कैबिनेट का इजलास हो रहा है, वो हो रहा है खुफिया जगह पे, जहाँ पर उन्होंने इसको अप्रूव कर रहे हैं, और कल 1 सितंबर या 2 सितंबर से बाहर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हुआ है कि गज़ा में दाखिल होना है फ़ौज ने। अब गज़ा जब में फ़ौज दाखिल हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा वो एक अलग कहानी है कि क्या होगा। यानी ये बिट्रियल है, डिसीट है, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या फ्यूचर है, कैसे, वो सारा का सारा जो है वो अब एक घुमसान का रन वहाँ पे पड़ने जा रहा है। और उसमें जो है वो अरब ममालिक और सरहदें और हुकूमतें और वादे और क्या हुआ, किसने किया, वो फिर आगे जो है वो कहते हैं ऑल बेट्स ऑफ। तो ये जो है ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई है। अमेरिका ने अभी तक ऑफिशियली इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की, और लेकिन ये जो आज वाशिंगटन पोस्ट ने बात की है, इससे पहले ये फाइनेंशियल टाइम्स कुछ अरसे पहले यही खबर, थर्ड हम देखें तो ये खबर वो दे चुके हैं कि गज़ा रिवेरिया प्रोजेक्ट जो था ये टोनी ब्लेयर स्टाफ ने ये किया था। अच्छा, अब जो इसराइल का जो मीडिया है वो उसको जाहिर है कि बहुत फ्लैश कर रहा है, और वो जो है जैसे 15 ट्रम्प ऑफरिंग पोस्ट वॉर गज़ा प्लान रिलोकेटिंग 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस फॉर $multi-billion इन्वेस्टमेंट, और ये जो है ये अब ये एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके ऊपर। और अगर 20 देखें इसराइल नेशनल न्यूज़ को, तो रिपोर्ट गज़ा प्लान प्रपोजेज US ट्रस्टीशिप एंड स्मार्ट सिटीज़ एंड रिसोर्ट्स। तो ये तो वो प्लान नहीं था जो प्लान अरब ममालिक ने और OIC ने और बाकी दुनिया ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने और हर तरफ से और इतने सालों से जो बात चल रही थी। तो अब आगे क्या होने जा रहा है उसका इंतज़ार करते हैं, जब तक ये इस पे इसकी हिकमत अमली इस पे इसका आगाज़ नहीं हो जाता। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसमें जो है इशू ये है कि आपने हमास से खाली करवाना है, आपने फ़लस्तीनी नहीं वहाँ पे शहीद करने। ये एक अजीब प्रेशर आ गया है ना ट्रंप का प्रेशर ये है कि हमास से खाली करवानी है जगह, और सिविलियंस को इसमें नहीं मरना चाहिए, वरना वो होता है ना कि वो हम इसको ऑन नहीं करेंगे, मतलब आप करें लेकिन हम इसको ऑन नहीं करेंगे। अगर आपकी पिटाई हो गई, आपकी ठुकाई हो गई, तो हम कहेंगे ये तो गलत, मतलब क्योंकि इसको सरकारी तौर पे उन्होंने इसको अमेरिका ने इसको ऑन नहीं किया, और इसराइल जो है उसके ऊपर सारा प्रेशर आ गया है। ये जो वहाँ का 13th उनका गार्ड्स कह रहा है ना 13th, इन्वेड गज़ा सिटी, टेक द ब्लेम, नेतन्याहू सिग्नल्स ओनली द इजरायली डिफेंस फोर्सेज विल आंसर फॉर फेलियर्स ऑफ हिज टेक ओवर प्लान। अब वो उसने ट्रंप ने उन पर डाला है, उन्होंने आगे से जो है वो इसने नेतन्याहू ने अपनी फौज पे डाल दी है कि ये जो है ये
सारा का सारा जो है ये करे, मतलब उन्हें कहा फौज करेगी, फौज को जो पीछे से प्रेशर आ रहा है कि तुमने करना है और ट्रम्प उनसे कह रहा है तुम करो, और उधर जो है वो एक रौला पड़ा हुआ है कि अब इसका ये कौन लेगा। ये मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि ये जो होता है ना, ये कि मुकम्मल फतह हासिल करो, इससे बड़ा कोई धोखा नहीं है अपने आप को जंगों में कि मुकम्मल फतह हासिल करो। कम से कम मैंने जितना पढ़ा है या देखी हैं या कवर की है, कंप्लीट विक्ट्री एक बहुत बड़ा धोखा है, डिल्यूजन है बहुत बड़ा। और वो चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे कोई भी मुल्क जहाँ पर जाहिरियत हुई है इतने सालों में, कंप्लीट विक्ट्री जो है ना, कंप्लीट विक्ट्री का मतलब एक कंप्लीट कश्मीर हो, ये जो तनाज़ात हैं इनके कंप्लीट विक्ट्री से क्या मुराद है? ये वो अपने मतलब इसको कंप्लीट विक्ट्री तक, इनमें से यमन हो, लिबिया हो, टूट गया, खाना जंगी होगी, कंप्लीट विक्ट्री। इसराइल और ये फ़लस्तीनी इतने सालों से, दिहाइयों से जो यहाँ पे हो रहा है, तो कंप्लीट विक्ट्री के मुकम्मल तौर पे दाखिल हो जाओ और इसराइल की मुकम्मल फतह हो गई और किसी को मुकम्मल शिकस्त, ये एक इससे बड़ा कोई जो है ना वो धोखा, डिल्यूजन। इराक को देख लेना, कंप्लीट विक्ट्री क्या है, जमहूरियत आएगी वहाँ पे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब ये है कि वो कंप्लीट विक्ट्री हासिल करनी है हमास के ऊपर। और उनके अच्छा, वो इसराइल की फ़ौज जो है वो इस लिहाज से थोड़ी सी, आप ये कहें कि ज़रा इस वक्त उनके हौसले भी बुलंद हैं, और उनके हौसले जो हैं वो इसलिए बुलंद हैं कि ये उनको जो है वो यानी वो उनका ख्याल है कि दो हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई हैं। एक तो अबू उबैदा जो हमास के स्पोक्स पर्सन थे, ये 2005 से या 7 से ये इसी पोजीशन में अबू उबैदा, कई दफ़ा इनका ऐलान हो, अब्दुल्ला सुमैर नाम से, और 40 साल गालिबन इनकी उम्र बयान होती है, और एक दफ़ा इनकी तस्वीर भी इशू कर दी। वो इसराइल ने कहा कि हमारे पास इनकी तस्वीर है, तो फौरी तौर पर ये कसाम ब्रिगेड के नुमाइंदे हैं, हमास के नहीं बल्कि कसाम ब्रिगेड जो कोई मिलिट्री विंग है, तो उन्होंने फ़ौरन तरदीद कर दी कि ये तो नहीं है, अबू उबैदा की तो ये तस्वीर ही नहीं है। लेकिन जो मोसाद है उनके पास एक ही तस्वीर है बाकी दुनिया के पास, क्योंकि ये हर वक्त जो सुर्ख फै है उससे अपने चेहरे को ये कवर रखते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अबू उबैदा की डेथ हो गई। अब ये साबित करना बड़ा मुश्किल है कि क्या अबू उबैदा, क्योंकि ये तो अपना चेहरा छुपा के रखते हैं, और 2007 से यही मीडिया के साथ और बाकी जो दुनिया के साथ इन्हीं का इंटरेक्शन है। तो कोई दूसरा बंदा आके कहे कि मैं अबू उबैदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, तो ये एक बड़ा ट्रिकी है। बहरहाल उनकी तरफ से ये बात हुई है कि जी ये जो है ये अबू उबैदा जो है, अबू उबैदा को हमने हिट किया ये गज़ा में, और अबू उबैदा जो है, अच्छा ये ध्यान में रखें कि ये 2005 में वहाँ 2005 तक गज़ा में इसराइली फ़ौजी थी, फिर एक अमन मुआहिदा हुआ था, इसराइली फ़ौज निकल गई थी, 2006 में इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में हमास जीत गई थी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी से लड़ाई हो गई थी, फिर उसके बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी वहाँ से निकल गई थी, मगरिब किनारे में आ गई थी, वहाँ पे हमास आ गई थी, तो इस्माइल हानिया उनके वज़ीर आज़म थे वहाँ के, जो कि शहीद कर दिए गए। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये आगे मामला जो है ये ग्रेट ट्रस्ट का किस तरह से चलेगा, क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है। और इसी दौरान मैंने आपसे कहा ना कि एक तो वो ये बात कर रहे हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि जी हमने अबू उबैदा को हिट कर दिया है, तो ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दूसरी जो बात है वो ये कह रहे हैं कि जी हमने यमन के वज़ीर आज़म को हमने और उनकी काबीना समेत अटैक किया और वो उसमें जाँ बहक हो गए। अच्छा, अब यमन के हवाले से मुख्तसर सी बात करके फिर हम आगे निकलते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी डिटेल में पहले बात मैं कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ये ध्यान में रखें कि ये जो अहमद रहावी थे, यमन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो 2014 से तकसीम है, ठीक है, और 2014 से वो तकसीम है इस तरह से कि एक वहाँ पे उनकी सुप्रीम काउंसिल के नाम से काम करते हैं, एक वो प्रेसिडेंशियल काउंसिल काम कर रही है, कुछ इलाकों में किसी की रेट नहीं है, तो वो तकसीम है। अच्छा, अब यू और ओवर सिंप्लीफाई करके इसको इस तरह से ले लेते हैं कि 2 यमन है इस वक्त, ठीक है ना।
वैसे तो बहुत से हिस्से हैं, मगर बुनियादी तौर पे ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए 2 यमन बनाते हैं। एक यमन जो है उसका दारुल हुकूमत है सना। जो सना है वो इस नक्शे में जो ब्राउन नजर आ रहा है आपको, ब्राउन एरिया, वो है सना और वो है हुतीस का यमन। दूसरा जो यमन है वो आपको नजर आ रहा है ग्रीन, और ख़ास तौर पे ये जो साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट का जो इलाका है जिसका दारुल हुकूमत है अदन। तो 2 यमन है, एक है सना जिसका दारुल हुकूमत है और वो हुतीस के पास है या अंसारुल्लाह के पास है। दूसरा है अदन जो कि वो भी दारुल हुकूमत है, लेकिन ये उस इलाके का दारुल हुकूमत है जो कि हुतीस के पास नहीं है। तो इसीलिए ये प्राइम मिनिस्टर रेबल के नाम से, बागी वजीर आजम के तौर पे, क्योंकि दुनिया इनको रिकग्नाइज नहीं करती। दुनिया जिस हुकूमत को रिकग्नाइज करती है वो हुकूमत मौजूद है अदन में। ठीक है, दुनिया जिस हुकूमत को रिकग्नाइज करती है वो हुकूमत अदन में है और अरब ममालिक उनको सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन दरमियान में 2023 में जब चाइना ने सुलह करवा दी सऊदी अरेबिया और ईरान की, तो उसके फ़ौरन बाद ये हुआ कि हुतीस के साथ भी मामलात बेहतर होने लगे अरब ममालिक के, मुज़ाकरा शुरू हो गए और मुज़ाकरा शुरू हुए और उसके नतीजे में मैं अगर चला जाऊँ दोबारा 2023 में, तो मैं 6 AP न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ, ईरान से इसकी डील विद सऊदी अरेबिया विल हेल्प एंड यमन्स वॉर। ठीक है, तो ये जो है, ये जब इनके मामलात ठीक हो गए तो उसके बाद ये हुआ कि जब ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मामलात ठीक हुए तो साथ ही ईरान ने कहा कि अब ये यमन की जंग भी ख़त्म होगी। उसके बाद मैं जा रहा हूँ पिछले साल, 2023 में, सॉरी, ये अल जज़ीरा में कोट कर रहा हूँ कि हुती सऊदी अरेबिया आए, 9th सऊदी अरेबिया आए और फिर यमन सीज फायर के लिए बात आगे बढ़ने लगी। ये 9th अल जज़ीरा, ठीक है ना, ईरान, ये 19 सितंबर 2023 की बात है। सऊदी अरेबिया बाकायदा हुतीज़ आए, मुआहदे दस्तखत हो गए, सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया सितंबर में, लेकिन फिर 7 अक्टूबर हो गया। 7 अक्टूबर हो गया, सितंबर में ये आखिरी विजिट हुआ था। इनके वजीर आजम जो हैं वो जो थे वो जो अहमद रहावी, उनको निशाना बनाया गया। उनके साथ उनके वुज़रा हैं, सारे वुज़रा जो उनकी मेन कैबिनेट थी। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ये जो उनके वजीर आजम थे, ये अंसारुल्लाह का जो न्यूक्लियस है या जो उसको मरकज़ी उनका जो सर्कल है, इनर सर्कल, जिसको अब्दुल मालिक अल हुती हेड करते हैं, अब्दुल मालिक अल हुती, उसमें ये वजीर आजम नहीं थे। उनका एक इनर सर्कल है अंसारुल्लाह का और हुती, अब्दुल मालिक अल हुती जिसको हेड, जो हुती कबीले के या जो अंसारुल्लाह, ये सिर्फ डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए ये मौजूद थी काबीना और ये वजीर आजम। दुनिया इनका नाम भी नहीं जानती थी। दुनिया तो जानती थी हुतीस के जो उनके लोग हैं, यानी अब्दुल मालिक अल हुती जो खिताब कर रहे हैं, ये भी बैठ के उस दिन खिताब सुन रहे थे जब इन पे अटैक हुआ। जी ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से तुर्क सदर की मुलाकात हुई है, अहम इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त को इत्तेफाक है। जी, एससीओ में तो सारी बायलेटरल मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पे सारे मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक तो बात ये है कि ये देखना है कि ये किस तरफ मामला जाता है। यानी फिर एक झड़प होगी, उसको जल्दी ख़त्म करना है, उस जारियत को जल्दी ख़त्म करना है, सिविलियंस मारे ना जाएँ, कब्ज़ा हो जाए, नहीं हो पाया तो ट्रंप पीछे हट जाएंगे हाथ जोड़ के और कहेंगे, वो स्टीव वित्कॉफ जो है वो सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे हम तो मुज़ाकरात उन्होंने किया था। तो थोड़ा सा ये उन्होंने एक फेंक दिया है दोबारा, जिस पे अरब ममालिक सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, क्योंकि वो सब इसको रिजेक्ट कर चुके हैं कि आगे व्हाट नेक्स्ट। और ये मैंने आपको यमन के वज़ीर आज़म को बताया कि इनको अरब ममालिक ज़्यादा तस्लीम चूँकि नहीं करते थे, वो फाइनलाइज नहीं हुआ था सीज हुतीस दरमियान में जो है वो सारा मामला चल पड़ा, फिर वो इसराइल के साथ जंग शुरू हो गई। लेकिन वो मामला चूँकि अटक गया था दरमियान में, तो इसलिए वो आपने बड़ी कम इस पे देखा होगा। ईरान की तरफ से सिर्फ उनके जो सदर हैं, उन्होंने, वो चाइना में है तो उन्होंने वहाँ से मज़म्मत की है और ताज़ियत का इज़हार किया है। लेकिन बाकी ममालिक जो हैं वो यमन के वज़ीर आज़म को, क्योंकि इनको
तस्लीम नहीं करती थी दुनिया भी और अरब ममालिक भी। बाकी ये दरमियान में अटका हुआ था मामला इनका मुज़ाकरात का, जब ये गज़ा के ऊपर जारी शुरू हुई। अच्छा, अब आ जाएं आप चाइना। तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त, तमाम दुनिया में की नज़रें इस वक्त चाइना पे हैं। चाइना जहाँ पे SCO समिट हो रही है और वहाँ पर SCO समिट जो है वो 31 और पहली 2 दिन जो है वो समिट है, और उसके दौरान जो है फिर वो उसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी पहुँच गए हैं, और इंडोनेशिया के जो सदर हैं वो नहीं आ सके। वहाँ पे एहतजाज वगैरह हो रहा है, वहाँ पे कुछ हंगामे हो रहे हैं मुल्क में, तो जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया है। लेकिन यह है कि बाकी सारी दुनिया जो है वो वहाँ पहुँची है। जो नए लोग पहुँचे वो देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब जनाब वहाँ पर एक तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो आज पहुँचे, और वो तो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और 3 तारीख की जो 3 तारीख को जो परेड होगी, जो बड़ी माइटी परेड जिसमें चाइना शो करेगा तमाम दुनिया के सामने के एज एमर्जिंग पावर, और वो जो है वो एमर्जिंग तो नहीं, इमर्ज पावर, ऑलरेडी पावर है, तो वो अपनी जो मिलिट्री माइट है वो शो करेगा। और उसमें जो है वो ज़ाहिर है नॉर्थ कोरिया भी है, सारे मुल्क, पाकिस्तान, वो पहले बता दूँगे 26 उसमें ममालिक शरीक होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकातें कल हैं, परसों भी हैं उनकी मुलाकातें, और एक दिन फिर उनकी ऐसी मुलाकातें जो ट्रायल, एक तो चाइना के साथ उनकी अलग से बायलैटरल मुलाकात होगी प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ, बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ गया उनके प्रेसिडेंट पुतिन के, और फिर उसके बाद एक मुलाकात और होगी जिसमें मंगोलिया ट्रायलेटरल समिट एक मंगोलिया के साथ भी होगी उनकी, जो नहीं हुई कई सालों से। तो वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स, और ये बहुत करीब इस वक्त आ चुके हैं, ये पूरा जो ब्लॉक है एशिया का बड़ा करीब आ चुका है। अच्छा, इसी दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से एक तो ये कि परेड में शमूलियत होगी, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, बाकी डेलीगेशन मौजूद है, तो देखते हैं कि वहाँ पर वो परेड के अंदर पाकिस्तान को मदऊ किया गया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान एक मुल्क को तस्लीम करने जा रहा है, और उस मुल्क को पाकिस्तान तस्लीम करने इसलिए जा रहा है कि उस मुल्क को गालिबन तुर्किया ने भी जो है वो उसको रिकग्नाइज़ कर लिया है, और पाकिस्तान भी शायद उसको रिकग्नाइज़ करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो है आर्मीनिया। ठीक है ना, पाकिस्तान ने आर्मीनिया को इसलिए नहीं माना था क्योंकि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े में और तुर्की के तनाज़े में हम आज़रबाईजान, और तो इसाक डार साहब की वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, तो हो सकता है ये आर्मीनिया के सदर जो वहाँ मौजूद हैं उनसे भी कोई मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की हो जाए, या वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो जाए। लेकिन ये कि ये एक बड़ा तारीख़ी लम्हात हैं जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान आर्मीनिया के चूँकि आपस में दोस्ती हो गई है, तो इसलिए पाकिस्तान आर्मीनिया को आज़रबाईजान और तुर्की के तस्लीम किए जाने के बाद जो है, या उनके साथ बात आगे बढ़ने के बाद पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ रहा है, और वो ज़ाहिर है कि ममालिक ऑन बोर्ड हैं। हमारा आर्मीनिया से कोई तनाज़ा तो नहीं था, हम तो प्रिंसिपल स्टांस हमारा था तुर्की और आज़रबाईजान के लिए, जब वो राज़ी हो गए तो फिर पाकिस्तान का भी कुछ नहीं। अच्छा, एक तो ये दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर एक अपना तज़िया दे रहा हूँ, और वो तज़िया बराए तज़िया नहीं है, मैं उसमें एक यहाँ पे वो एक तरह बात बराए बात नहीं है, ये बात बराए बात नहीं है, बल्कि एक अपना तज़िया दे रहा हूँ, और उस पर ये रहेगी चीज़ आगे। भारतीय वज़ीर आज़म का जो दौरा था चीन का, और उनके चीन के साथ जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश थी, वो नाकाम हो गया, वो नाकाम हो गया। और पहले तो ये कल खबर आई वो प्रेसिडेंट ट्रंप क्वाड में नहीं जा रही है। मैं बहुत अरसे से मेरे ख्याल से बात कर रहा हूँ कि क्वाड नाम का ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्वाड नाम की, ठीक है, जैसे ऑकस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और साउथ कोरिया अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहा है आगे, और ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कह रहे हैं कि हम लैंड ले लेंगे यहाँ पे, ये करेंगे, तो वो मुल्क ऑस्ट्रेलिया तो मुकम्मल तौर पे चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात अपने बना चुका है, वो किसी जंगी महाज का कोई हिस्सा नहीं बनने जा रही है मुल्क। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका ये दौरा जो है, ये पहले तो खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया नहीं आ रहे, क्वाड की समिट नहीं हो रही, और क्वाड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आएंगे क्यों? वो आके वहाँ अपने सामने साउथ कोरिया और जापान को बिठा लेंगे जिनको टैरिफ लगे हुए हैं, तो वो तो, और वो साउथ कोरिया से कह रहे हैं कि आप हमें ज़मीन दें, आप मिलिट्री बेसिस हैं, तो वो तो क्वाड का तो कोई सर पैर वैसे भी नहीं था। और इन हालात में जब टैरिफ के मामलात और मोदी सरकार से जो ट्रंप सरकार के मामला चल रहे हैं वो खुद ही बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो गैर हाज़िरी है वो महसूस की गई। जयशंकर वहाँ पे नहीं थे चाइना में, हालांकि जयशंकर जो हैं वो पिछले दिनों चाइना भी थे, फिर ये तमाम मामलात को वो देखते भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से खबर ही आई है कि उनकी तबीयत नासाज है
तो इस इतनी छोटी सी खबर आई है, लेकिन वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर, लेकिन बाहर चलें। लेकिन जो बात आपसे कह रहा हूँ ना कि ये क्यों फेल हुआ है, फेल इसलिए हुआ है कि एक तो ये पहले जापान इनको नहीं जाना चाहिए था, जापान ही बाद में चले जाते हैं। एक तो इन्होंने जापान का दौरा रखा एक ऐसे वक्त में कि जिसमें चाइना को मैसेज, यानी ये अमेरिका को मैसेज भेज रहे हैं चाइना जाके, चाइना को मैसेज भेज रहे हैं जापान जाके। इस तरह नहीं होता, ऐसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आप जो हैं वो, और जाने से पहले जो है वो मतलब आप जब पहुंच रहे हैं वहाँ पर, तो प्यूटिन से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की से बात कर रहे हैं, और ज़ेलेंस्की आपसे कह रहा है कि प्यूटिन पे जोर डालें कि वो हमारे टेबल पर आ जाए, और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं प्यूटिन से आपके लिए बात करूंगा। मतलब ये एक अजीब, एक जो है ना, मतलब एक खिचड़ी पक गई है वहाँ पे कि ये कैसे, क्या हो रहा है सिलसिला। अब मैं आपसे क्यों भाई बात कह रहा हूँ, इसकी देखिए डिटेल्स कल आएंगी सामने, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूँ कि ये जो गुफ्तगू मुलाकात हुई है आज, 1 घंटे तवील हुई है, और उसमें ज़ाहिर दोनों सबसे डेलीगेशंस थे, और प्रीमियर शी ने ज़ाहिर दूसरे लोगों से भी सबसे मुलाकात हुई है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस मुलाकात में देखिए कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बड़े बुनियादी इश्यूज हैं। इंडिया और चाइना का क्या इशू है, पाकिस्तान और इंडिया का चलें क्या इशू है, चलें अब यहाँ से लेना, पाकिस्तान और इंडिया का क्या इशू है, हमारा और भारत के दरमियान क्या तनाज़े है। एक तनाज़े जब तक वो हल नहीं होता तो सारी चीज़ें साइड पे चली जाती हैं, और वो कश्मीर है। और अगर कोई कश्मीर को बीच में से हटा के कोई बात करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो अल्टीमेटली उलट जाता है। कश्मीर का मामला आता है, कश्मीर एक बुनियादी जो शहर, बेसिक बात जो है वो कश्मीर है। तो ये जो आर्मीनिया अजरबैजान का था, तो तनाज़े हल हो गया, तो ठीक है। देखें ना, बात ये तो कुछ बुनियादी इश्यूज हैं। हमारा और इंडिया का क्या मामला है, कश्मीर बुनियादी इशू है। इंडिया और चाइना का क्या इशू है, इंडिया और चाइना का इशू जो है वो क्या है, वो इशू उनका एक बहुत बड़ा एक बॉर्डर है जो बना के, जो उसको सर पैर नहीं है, जिसको चाइना अपना हिस्सा कहता है। चेयरमैन माओ उसको पाम और 5 फिंगर, वो पूरा एक उनका एक पूरा, जिसके ऊपर 62 की जंग हो रही है, और जो तनाज़ा पहले से चल रहा है, और ये पूरा तो एक बुनियादी इशू होता है ना। मतलब आप इस तरह से सोचें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात हों वज़ीर आज़म के, फ़र्ज़ करें मुज़ाकरात हों वज़ीर आज़म के, तो उसमें कहीं ना कहीं तो ये कश्मीर का लफ्ज़ आएगा ना। चाहे कश्मीर पे कोई पेशरफ्त होगी या बातचीत की जाएगी, कोई ना कोई बात तो होगी ना। अब तो कश्मीर ही गायब हो जाए दरमियान में से, तो वो सरकार टिक नहीं पाएगी, चाहे वो यहाँ पे सिविलियन सेटअप हो या कोई नॉन सिविलियन सेटअप हो, कोई मिलिट्री सेटअप हो। कश्मीर एक बुनियादी इशू है, कोई बुनियादी इशूज होते हैं ना। अब जनाब ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 23rd नहीं, पहले तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से पहले तो आप 27 द हिंदू से स्टार्ट करते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी नोट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पीस इन बॉर्डर एरियाज एट मीटिंग विद शी जिनपिंग। ये कितना अच्छी बात है कि उन्होंने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप जो हैं वो अमन की कितनी इंपॉर्टेंस है बॉर्डर एरियाज पे। ये उनकी मुलाकात हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात की। ट्रेड की बात भी हुई, फ्लाइट्स कब से चलेंगी उसकी बात, नहीं फ्लाइट चलेंगी उसकी बात हुई, डेट से भी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ट्रेड की बात हुई, ये हुई सारी। वो ये अलग बात है कि जो ट्रेड की बात हुई तो निपोलख पास के ऊपर नेपाल के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने इतराज़ कर दिया कि हमारे इलाके से कैसे ट्रेड होगी। हालांकि वो इंडिया और नेपाल का मामला है, लेकिन मैं ये मानने को नहीं तैयार कि उसमें चाइना ऑन बोर्ड ना हो, क्योंकि उन्होंने वो जब मिले हैं प्राइम मिनिस्टर ओली तो उन्होंने कहा कि आपने ट्रेड की जो बात कर दी है ये तो हमारा रास्ता है, ये तो हमारी, तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी और वो सारा उनका भी एक बैकग्राउंड है, और एसयू में बड़ी दिलचस्पी भी रख रहे हैं इस वक्त और सारे मामले। एनीवे, तो नेपाल की तरफ से उस पर एतराज़ उठ गया ट्रेड रूट में। लेकिन कमिंग बैक, मैं जो पॉइंट बिल्ड कर रहा हूँ, ये कितना अच्छा है। 27 आप दोबारा देखें द हिंदू, प्राइम मिनिस्टर मोदी नोट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पीस इन बॉर्डर एरियाज एट मीटिंग विद शी जिनपिंग। ये क्लैरिटी है, उन्होंने कहा कि ये पीस होना चाहिए, द हिंदू को मैं कोट कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आगे से 23rd शी जिनपिंग, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, शी जिनपिंग टू मोदी, डोंट लेट द बॉर्डर डिस्प्यूट डिफाइन चाइना इंडिया रिलेशंस। हम दोनों के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें बॉर्डर्स को मत लाएं, बॉर्डर से हट के बात करें। अब बॉर्डर से हट के क्या बात करें, आलू प्याज तिजारत, फ्लाइटें चलेंगी तो चलनी है, वो तो चलती हैं, वो तो कोविड के पहले भी चलती। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को साइड पे रख दें और उसके अलावा जो बातचीत है उसको हम आगे बढ़ाते हैं।
ये प्रीमियर शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा। अब वो स्टेटमेंट में कहाँ पे है, किधर है, क्या सारा ये जो है ये आगे हमने देखना है। लेकिन मैं ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से फिर आगे निकलता हूँ और मैं आता हूँ अभी न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे। राइट चॉइस फॉर इंडिया 34th, राइट चॉइस फॉर इंडिया, चाइना टू बी फ्रेंड्स, शी टेल्स मोदी, सेज बॉर्डर इश्यूज शुड नॉट डिफाइन टाइज। बॉर्डर इश्यूज को आप साइड पे रख दें, उसके अलावा बातचीत हमको आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि अगर बॉर्डर, अच्छा सारा छोड़ दें आप, उसके बाद आ जाए न्यूज़ 18 25th, ये चाइना का जवाब आया है। सही। इन्होंने बात की अमन शांति सुकून, ये होना चाहिए वो होना चाहिए सारा, उनका फिर जवाब जो आगे से है वो ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि फिर बात क्या हुई है। चाइना कॉल्स फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस 25th, आफ्टर मोदी शी टॉक्स, बॉर्डर मस्ट नॉट डोमिनेट टाइज। ओ भाई बॉर्डर, ये कैसी, ये फिर बात क्या हुई है। वो जहाज चलेंगे तो वैसे तय हो गया था, वो जो है वो तिजारत होगी तो वैसे ही होती है। मतलब असल तो बॉर्डर इशू है ना। अच्छा इसको भी आप छोड़ दें, अब आ जाएं आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पे। मैं इसको समझने की कोशिश करता रहा कि ये बात क्या की है नहीं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 24th, राइट चॉइस फॉर इंडिया, चाइना टू बी फ्रेंड्स, शी टेल्स मोदी, सेज बॉर्डर इशू शुड नॉट डिफाइन टाइज। ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओ भाई एक मिनट, ये मुझे, मैंने उससे कहा ना कि मैं इसको जो मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एज अ केस स्टडी समझने की कोशिश कर रहा हूं इतने सालों से कि ये क्या है। अगर बॉर्डर इश्यूज, इसको दोबारा देखें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को लगा के रखें, ये एक अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसी है। ये मतलब एक तस्वीरें और सीने उतर गई, मगर ये क्या इशू है। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ना कहता ना, अगर तो मैं कहता यार किसी अखबार ने खुद अपने तौर पे लगा दी खबर। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कह रहा है राइट चॉइस फॉर इंडिया, ये आपके लिए, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, ये चॉइस थी आपके पास। सुने, चाइना टू बी फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, और लेकिन बॉर्डर इश्यूज को दरमियान में लाके मामला को खराब मत करें। आप इसके सिर्फ अल्फाज देखें ना, बॉर्डर इशू शुड नॉट डिफाइन टाइज। अब मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ बैठ के कि इनके जो इश्यूज हैं ये तो पूरा का पूरा देखें ना, इस वक्त जो है वो एक बड़ा एक ऐसा इशू है कि आप उसको स्टार्ट करें। ये मतलब सारा आप देखें ना, इनके दौलत बाग उद्दीग से स्टार्ट करें, फिर श्योक रिवर, गुलवान का मामला, फिर बाकी मामला, फिर फिंगर एरिया, फिर उसके बाद ये मरगो का इलाके हैं, बाकी इनके मैप्स हम देखें तो इशू ये है सारा कि ये चेंगला पास और बाकी ये तो सारे मामलात अगर ये हल नहीं होते और ये अपनी जगह मौजूद रहते हैं, जो कि बुनियादी वजह हैं तनाज़े की, पानी के इशूज़, ना ब्रह्मपुत्रा पे बात हो रही है, ना आपकी डैम्स पे बात हो रही है, ना आपकी सरहदों पे बात। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सरहदों को, इससे पहले ये कुछ कहते, उन्होंने कह दिया कि सरहदों को दरमियान में ला के ताल्लुकात ख़राब मत करें। तो भाई ये फिर क्या, मैंने आपसे कहा ना, हुआ ये है मामलात हो गए अमेरिका से ख़राब, ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अमेरिका से हो गए मामलात ख़राब। इन्होंने कहा कि हम जाते हैं चाइना की तरफ, लेकिन ऐसा ना चाइना ऊपर से फ्लाई करके आ जाए, ठीक है ना। तो चाइना को भी थोड़ी सी आंखें दिखानी है, वो अमेरिका के ब्याह पे तो आंखें दिखा नहीं सकते। जो मुझे समझ, ये गए जापान पहले, जो कि कोई तुक नहीं थी जापान जाने की। जापान तो इनका बड़ा, जापान के साथ ट्रेड व्रेड सारे वो आगे पीछे कर लेते, ये जापान गए पहले। वो जापान जिसके साथ, जिसको शिकस्त देने के 80 साल के ऊपर चाइना में जश्न हो रहा है, वो जश्न इसलिए मना रहे हैं कि जापान को शिकस्त हुई थी। उधर जाके आपने इन्वेस्टमेंट का मुआहदा कर लिया। इस वक्त वो बाद में भी हो सकता था, वो समझते हैं, जापानीज बड़े ज़बरदस्त कौम है, वो उसको समझते हैं इन इशूज़ को कि भाई इस वक्त वो ज़्यादा ये है कि चाइना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जाना ज़रूरी है, वो समझते हैं। जब आपने कहा पहले उधर जाना है, इसलिए कि चाइना को भी आंखें दिखा दें कि भाई हम बड़ी, वो चाइना ने आगे से कह दिया, इन्होंने कहा बड़े अच्छी बातें हुई हैं, ये हुआ है, ये हुआ है। उनकी तरफ से जवाब ही आ गया कि भाई हर चीज़ के ऊपर बात करें, ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए, नहीं बॉर्डर्स को बीच में ना लाएं, सरहदें ना, सरहदों को ना लाएं। अब सरहदों में तो पानी भी है, उसमें दरिया भी है, डैम भी है, उसमें तो ये पूरा जो आन जहानी
LAC भी है, LAC का तो वजूद ही नहीं है कोई, वो तो मैकमोहन में लाके गायब हो गए थे यहाँ से। तो बात यह है कि ये इश्यूज अपनी जगह रह गए, कोर इश्यूज रह गए। तो फिर उस दौरे में क्या हुआ, तिजारत तो वैसे ही हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, फ्लाइट्स तो चल पड़ेंगी, तो कोविड में और गलवान में वो इशू, और वीज़ा ये भी इशू कोर इशूज, स्ट्रेटेजिक इशूज होते हैं आपके रीजन में। तो वो तो अपनी जगह, यानी डे आफ्टर वो कहते हैं ना कि पोस्ट गजा क्या प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के, तो ये पोस्ट SCO क्या प्लान होगा, वो कल तो खत्म हो जाए, कल शाम को वापसी हो जाएगी। तो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद वो सारे बैठेंगे वहाँ पे, पुतिन भी होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, ये भी होंगे, वो भी होंगे, सारे तो बैठ के पूरा आसियान मुल्क होंगे, वो गप्पे लगाएंगे, क्या बात करें, इंडिया बीच में नहीं होगा दरमियान में। तो बात यह है कि ये इनको एक मरबूत किस्म की के रीसेट की ज़रूरत है, मगर रीसेट कैसे होगा इस वक्त वो देखना है, क्योंकि अब EU की कंपनीज के ऊपर, सॉरी EU ममालिक के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो अगले 1-2 दिन में आप उसको बाकायदा सुन लेंगे कि वो अब यूरोपीय यूनियन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, अमेरिका का यूरोपीय यूनियन के ऊपर, कि आप भी इंडिया पे पाबंदियां लगाएं। सही, ठीक है, इंडिया नहीं, इंडिया की कुछ कंपनीज पे पाबंदियां लगाने का ऐलान शुरू करें। तो एक डिस्कशन, ओपन डिबेट, और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे मेरे ख्याल से रीसेट करके और आगे बढ़ने की ज़रूरत है मोदी जी को, वरना वो, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ कि बड़ी अजीब सी बात, ये बहुत ही अजीब लगी बात कि शी जिनपिंग ने उनसे कहा कि ताल्लुकात आगे बढ़ाएं, लेकिन बॉर्डर से डिस्कस नहीं करेंगे आप, सही, और बॉर्डर पे बात नहीं होगी। तो देखना ये है कि उधर नेतन्याहू क्या करता है। नेतन्याहू ने अपनी काबीना को कहा कि मेरे ऊपर शदीद दबाव है इस बात का कि मैं दाखिल हो जाऊँ गजा में, फ़ौज कह रही है कि दाखिल मत हो। वो ये है कि अगर गड़बड़ हो गई तो सारा फौज पे डाल देगा, और अगर इससे गड़बड़ हो गई तो अमेरिकन सारे इस पे डाल देंगे। और उधर एक खामोशी है, और उनकी असेसमेंट ये मोसाद की और बाकी लोगों की कि इस दौरान, पिछले चंद महीनों के दौरान वो रियाम भी हो चुके हैं, और वो मुसल्लह, और ये दूसरे फ्रंट्स खुल जाएंगे किसी भी वक्त, क्योंकि यमन में वज़ीर आज़म के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, अब्दुल मालिक अल हूती जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं। इनर सर्कल में कभी उन्होंने कैबिनेट तो पब्लिक में जाती थी ना, वो एक खामोशी से किसी जगह उनका क्या है, वो मौजूद है वहाँ पे। उधर ये सीरिया डिस्टेबलाइज ना हो जाए, तुर्किया भी स्टांस लेने वाला है, इसके ऊपर लेबनान डिसाम नहीं हुआ अभी तक, हिजबुल्लाह। तो ये बहुत खौफनाक होगा, और मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इसको डंप करके वापस जाना चाहिए अरब प्लान की तरफ, उस प्लान की तरफ जो कि दुनिया को एक्सेप्टेबल है, यानी टू स्टेट सॉल्यूशन। जाना अल्टीमेटली वही है, लेकिन वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम तुमको, वो इसराइल का ये है कि हम जाएंगे तो जाते जाते कुछ ऐसा कर जाएंगे ये। तो अल्टीमेटली इनको अरब प्लान, OIC प्लान और दुनिया का प्लान मंजूर करना होगा। बाकी ये है कि वहाँ पर टेक्नोक्रेट्स और बाकी सारे लोग फ़लस्तीन की जगह संभालने को तैयार हैं, बड़ी ज़बरदस्त कौम है वो फ़लस्तीन, और ये बीच में, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये मरते मरते इनका इशू दूसरा है ना, ये जो ज़ायनिस्ट हैं इनका इशू दूसरा है, ये उसको किसी और अंदाज में देख रहे हैं कि 3-4 हज़ार साल पहले हम गए थे, अब निकल गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, थर्ड टेम्पल बनेगा, ये होगा वो होगा सारा। तो इनके लिए वो यूक्रेन या फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड या इस तरह का इशू नहीं साउथ चाइना सी में। इनके लिए जो है ये जो इनके हॉक्स हैं, ये जो राइट विंगर्स एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट हैं, ये उसको किसी और तरह से देखते हैं। तो देखना है कि अगले 24-48 घंटों में, ये आने वाला हफ्ता जो है बहुत अहम है, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये जो कुदरती आफात हैं ये जो हैं इनसे जल्द हम इससे जान हमारी छूटे, लोग अपने कारोबार की तरफ, ज़िंदगियों की तरफ वापस लौटें। हमारी दुआएं सबके लिए जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।